आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। इसके लिए मान लें कि बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र को इन रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम समांतर और समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस के द्वारा हम दिखाते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होगा। तो यहां हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है। इसमें एक डाइपोल हम मान लें, मान लिया कि ये डाइपोल है AB, ये प्लस Q और यह माइनस Q, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की दिशा डाइपोल के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये P। तो डाइपोल मोमेंट P और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण है वह थीटा मान लिया कि यह डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। अब डाइपोल में वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, प्लस Q और माइनस Q। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, तो यहां पर बल लगेगा QE, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो QE, क्योंकि क्षेत्र की दिशा में। जबकि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। Q आवेश है, वैद्युत क्षेत्र E है, यह भी बल, इसका भी मान QE होगा। या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माइनस QE वेक्टर। यहाँ ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, लेकिन दोनों का परिमाण QE ही है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा उसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है। अब हम इस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल QE और QE है, तो ये दोनों एक बल युग्म कपल बना रहे हैं। और बल युग्म में हम जानते हैं कि अगर दो बल इस प्रकार से हों, बराबर और विपरीत बल हों, तो इनका जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो एक बल का परिमाण और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी F और ये लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों बल QE हैं, तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC है। तो यहाँ ट्रायंगल ABC में देखेंगे, cos साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण BC अपॉन AB, दैट इज BC इक्वल टू AB साइन थीटा। AB इक्वल टू 2L, AB इक्वल टू 2L, दैट इज BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी इन दोनों फोर्सेस QE के बीच की, QE और QE, तो ये जो लंबवत दूरी है यह 2L साइन थीटा होगी। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क इक्वल टू एक बल का परिमाण F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा BC।
फोर्स इक्वल टू क्यू ई, और बी सी यहाँ पे होगा 2L साइन थीटा। टाउ इक्वल टू वी नो 2QL या 2QL ई साइन थीटा। 2QL हम जानते हैं P इक्वल टू 2QL PE sin theta. Here P is the electric dipole moment. Tau equal to P sin theta. We can write in vector form tau equal to P cross E. हम वेक्टर रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। टाउ एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E के रूप में हम लिख सकते हैं। यहां से हम P की डिफिनीशन भी फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम थीटा को 90 डिग्री रखें तो टाउ, ये जो टॉर्क है, ये मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई साइन 90 साइन 91, that is P equal to tau max upon E. If electric field intensity unit हो E equal to 1, P equal to tau max, हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड उस डाइपोल पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के अधिकतम मान के बराबर होता है, जबकि वह यूनिट क्षेत्र में, यूनिट वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक और डेफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का परिमाण उस डाइपोल पर द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि उस वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। यहाँ पे हम अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कर सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। विचार करेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, और आघूर्ण है बल गुणे दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर में है। तो पहला केस हम लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, अर्थात डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की दिशा, डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा हो, अर्थात उसी की दिशा में हो। ऐसे स्थिति में इन दिस केस टाउ इक्वल टू 0, अर्थात डाइपोल पर कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। दूसरा केस हम लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इन दिस केस टॉर्क मैक्सिमम होगा और PE साइन 90 डिग्री, दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू PE। तो जब डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है, अगर डाइपोल परपेंडिकुलर होगा या डाइपोल मोमेंट P और E के बीच 90 डिग्री होगा, ऐसी स्थिति में अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। और अभी हमने यहाँ से एक डिफिनीशन भी दिया, P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन भी फाइंड कर सकते हैं।
तीसरा केस अगर हम लेना चाहें, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि टाउ इक्वल टू 0, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा और कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान न हो, तो यह तो बहुत ही व्यापक केस हो जाएगा। इसमें दो सरल केस हम लेंगे। पहला केस जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, और दूसरा केस प्रति समांतर। तो पहला केस लेते हैं जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव है, लेकिन केस क्या लिया कि क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, बढ़ते क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र -q से +q की ओर जाने पर यह बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्यू ई, चूँकि E का मान सभी स्थानों पर बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर Q इंटू ई और यहाँ पर Q इंटू ई, ई की वैल्यू बदल जाएगी, अर्थात ये दोनों बल बराबर नहीं होंगे, तो इनका परिणामी बल एक होगा। और चूँकि यहाँ क्षेत्र अधिक है तो +q पर लगने वाला बल बड़ा होगा। तो अगर -q पर लगने वाला बल F1 और +q पर लगने वाला बल F2 ले लें तो F2 बड़ा है। तो F2 जब बड़ा फोर्स है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पर लगने वाला, उसकी दिशा बढ़ते क्षेत्र की दिशा में होगी। जो नेट बल है उसकी दिशा बढ़ते क्षेत्र की दिशा में होगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो है, लेकिन P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E के विपरीत है, अर्थात प्रति समांतर है। हमने मान लिया बढ़ते क्षेत्र की दिशा यह है, क्षेत्र इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है +q पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में, -q पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत। लेकिन -q पर लगने वाला बल अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के बढ़ने की दिशा ये है, तो यहाँ पर क्षेत्र अधिक होगा इसकी तुलना में। तो -q पर अधिक बल लगेगा, अर्थात -q पर लगने वाला बल यह बड़ा होगा, अर्थात नेट बल इस सिस्टम पर इस ओर लगेगा। इस ओर का मतलब ये क्षेत्र के बढ़ने की दिशा है और यह क्षेत्र के घटने की दिशा है। तो क्षेत्र के घटने की दिशा में नेट फोर्स इस डाइपोल पर लगेगा और ये डाइपोल लीनियर रेखी गति भी करेगा। इसके पहले यह बल क्षेत्र के बढ़ने की दिशा में लग रहा था, जो पहले वाला केस लिया था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र के घटने की दिशा में ये लीनियर फोर्स लगेगा।